नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। फायदे के फंड के इस खास एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बाजार के लिए बहुत बड़े बड़े ट्रिगर्स इस समय हमें देखने को मिले और खास तौर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी इन ट्रिगर्स पर रिएक्ट कर सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जीएसटी में अब सिर्फ 2 स्लैब्स हो गए हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स अभी भी बाजार के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर बने हुए हैं। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो इनका असर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर देखने को मिल सकता है, और इसलिए आज का ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिससे आप इस बात को समझ सकें कि आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर होगा और अब आपको अपने पोर्टफोलियोज में क्या रीबैलेंसिंग की जरूरत है, किस तरीके से एसेट एलोकेशन करने की जरूरत है। इसलिए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस एपिसोड में। हमारे साथ इस समय शैलेश जैन जी जुड़े हुए हैं, एसेट मैनेजर, टाटा एसेट मैनेजमेंट के साथ। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है पुस्तक पे आपका। नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही करना चाहेंगे कि बहुत बड़ा ट्रिगर था जीएसटी, जिसके बारे में बहुत बातें हो रही थी, बहुत ज्यादा सवाल जवाब हो रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, और फाइनली अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब्स हैं ऐसी खबर आई, और पूरे देश के लिए तो ये राहत की बात मानी जा रही है। लेकिन मार्केट इसको कैसे देख रहा है, शेयर बाजार इसे कैसे देख रहा है, और क्या इन्वेस्टमेंट बूस्टअप होने की उम्मीद लगा रहे हैं? सो या थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपके क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ जुड़े हुए हैं, सो लेट मी आंसर वन बाय वन। कल ये जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ जीएसटी का, आई थिंक ये काफी बड़ा अनाउंसमेंट है। ये सिर्फ एक टैक्स ट्वीक नहीं है, एक्चुअली ये फुल ब्लोन इकोनॉमिक स्टिमुलस है। अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्यू मंथ्स में काफी स्टिमुलस दिया गया है। पहले आपका रेट कट हुए, फिर आपका स्टार्टिंग विद इनकम टैक्स रैशनलाइजेशन, फिर आपके रेट कट्स हुए, और अब ये थर्ड जीएसटी बूस्टर है। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के अगर सुनेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इनके इनके हिसाब से तो और भी स्टिमुलस आ सकते हैं, बट अगर आप इसी को गिन ले तो ये भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपका टैक्स रैशनलाइजेशन हो गया है। सो आपके चार, जो पहले आपके 4 स्लैब हुआ करते थे उसकी जगह अब 2 स्लैब हो गए, विच मीन्स फ्रॉम 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब आपके स्लैब रह गए 5% फॉर एसेंशियल्स, 18% फॉर मोस्ट गुड्स, एंड 40% जो है वो आपका सिन टैक्स है। तो ये आप लॉजिकली देखो तो दो टैक्स है, 40% आपका स्लैब लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा क्या इससे, वन, अगर आप देखोगे तो अगर जैसे ही आपके जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो आपका सबसे बड़ा बूस्ट मिलता है आपको एफएमसीजी सेक्टर, विच मीन्स आपके कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा आता है। आप लॉजिकली ये भी देखो तो सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो सकता है, वो है ऑटो सेक्टर को, रियल एस्टेट को। नाउ अगर आप ये सब देखो, एंड इफ द कंपनीज पास ऑन their this lower जीएसटी बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, ऑब्वियसली इसको थोड़ा टाइम लगता है पास ऑन होने में, बट ये होते ही क्या होगा, दो चीजें होगी। वन, एक तो आपकी प्राइसेस नीचे आएगी, सेकंड योर कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। ये आने से आपका ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगा। देयर कुड बी सम सेविंग्स, एंड देयर कुड बी सम सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ मनी गोइंग इनटू बैंक, सम मनी गोइंग इनटू द म्यूचुअल फंड। सो इन शॉर्ट अगर मैं इनको देखूं तो दिस बेनिफिट्स आर वेरी वेरी बिग इफ इन अ लॉन्ग रन। रही बात स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट ने बहुत सारा चीज तो अभी आई थिंक अगर आप देखोगे तो 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट हुआ था, मार्केट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दैट डे टिल नाउ। तो काफी कुछ तो डिस्काउंटेड है। सेकंड, पीपल आर आल्सो वेटिंग के कहीं अर्निंग्स रिवाइव हो, एंड दैट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बिकॉज आपने जो कंपनीज है जो लोअर जीएसटी का बेनिफिट पास होगा, वहां से उस प्रोसेस तक कंज्यूमर तक पैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार ये आने से, जब जैसे ही आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिवाइव होगी, my view is that markets will start moving it, but if you really want to time के ये अनाउंसमेंट होते ही मार्केट चलना चाहिए था, आई थिंक मार्केट मूव स्लाइटली डिफरेंट। वो जनरली अर्निंग्स के लिए वेट करते हैं, और आई थिंक अर्निंग्स कैन कम इन नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 2 quarters। आई थिंक चेंजेस विल बी सीन। सो आई थिंक मार्केट्स इन अ लॉन्ग रन विल डू वेरी वेल विद दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जी सर, मार्केट ये मान के भी चल रहा था कि जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी में जो रिफॉर्म्स होने हैं वो एक बड़ा बदलाव है, और जब ये अनाउंसमेंट हुई तो हमने जो सेशन देखा था उसमें मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद क्लोज होते होते रेड लाइन पर आया है शेयर मार्केट। बेसिकली ये लोगों के भी सवाल हैं, निवेशकों के भी सवाल हैं कि जब हम ये उम्मीद ही कर रहे थे कि रिफॉर्म बहुत बड़ा है, ट्रिगर बहुत बड़ा है, तो ये पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी मार्केट उस उम्मीद से चला क्यों नहीं जो उम्मीद की जा रही थी?
सो दो तीन चीजें हैं। सो यू राइट, आई थिंक ये क्वेश्चन काफी बड़ा है कि मार्केट्स में क्या हुआ। आई थिंक इनिशियल यूफोरिया जैसे अनाउंसमेंट हुआ, इनिशियल यूफोरिया, मार्केट्स ऑब्वियसली ओपन वेरी स्ट्रांग, बट ड्यूरिंग द डे प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण आई थिंक मार्केट्स करेक्टेड ड्यूरिंग द डे एंड कोर्स, एंड आई थिंक इट क्लोज स्लाइटली वीकर। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। एक तो ये अनाउंसमेंट वाज ऑलरेडी एंटिसिपेटेड। आप अगर आप देखोगे तो 15 अगस्त के स्पीच में ही ये अनाउंसमेंट एंटिसिपेट हो गई थी। So markets were already doing little bit better, or they had already anticipated this thing. What is also critical का आप देखोगे तो FIS का अभी तक selling continue to sell FIS, whereas domestic में there has been continuous buying. अगर FIS का net sell figure this year will be anywhere around close to 1,40,000 crore. On the contrary, domestic buying this month itself will be close to 1 lakh crore. So my point is that that is getting matched out. Markets are definitely also looking towards the corporate earnings. जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि corporate earnings और आना बहुत critical है. I think market उसको discount कर रहा है कि corporate earnings है कि कैसे आएगा. As I reiterate कि ये जो GST का benefit है थोड़ा time लेता है. It takes some time to pass through. But in a longer run, this is a very very impactful economic reform. Most important thing also is that global में is tariff. So US में how US takes shapes on the tariff and how our exports will be hit is also the question जो लोगों के दिमाग में घूम रहा है. इसीलिए ये market is taking some time to react. But overall, if I really conclude on the economic reform, what is happening, then definitely FMCG, your auto, banking will definitely be the biggest beneficiary of this. What is hurting them is basically the IT, which obviously is also dependent on how the US behaves, and the pharma sector, which also is dependent on the US. So I think those sector were actually dragging it a little bit down. But I think on a overall from the domestic consumption, the GST 2.0 is a very very big reform. सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो जीएसटी के इस रिफॉर्म के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर भी ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे देख रही है ये इंडस्ट्री इस रिफॉर्म को, क्या एक्सपेक्टेशंस है एमएफ इंडस्ट्री की, और अगर पैसा बचता है लोगों के पास तो क्या म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शंस और ज्यादा बेनिफिट होंगे, इससे लोग और ज्यादा इस तरीके के ऑप्शंस में निवेश करेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस है? सो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा है कि जीएसटी का ये जो रिफॉर्म हुआ है वो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल गेम चेंजर है. मार्केट ऑब्वियसली मार्केट ये एक्सपेक्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिकली ये देख रहा है. एंड इन केस अगर लोगों का पैसा बचता है, विच ऑब्वियसली विल बी द केस, अगर आप तीनों रिफॉर्म देखोगे तो आपका रेट कट, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफॉर्म, योर रेट कट, और ये आपका जो जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, इसके बाद डेफिनेटली अगर आप हाउस होल्ड में पैसा बचेगा, और अगर पैसा बचता है तो आपकी कंजम्पशन बढ़ने के बाद जो भी अगर थोड़ा बहुत और बचेगा तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. थ्योरेटिकली देखो तो दी टोटल मनी जितना फ्री होना चाहिए विल बी क्लोज टू 2 लाख करोड़ आफ्टर दिस. अगर मैं टैक्स और सबको ऐड कर दूं, समवेयर अराउंड 4-5 लाख करोड़ रुपीज शुड बी द टोटल स्पेंडिंग पावर, दैट इज क्लोज टू 1-1.5% ऑफ द जीडीपी जो लोगों के हाथ में, दैट शुड बूस्ट द कंजम्पशन. तो माय व्यू इज दैट अगर आप लॉन्ग रन में देखो तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड विल डेफिनेटली बी अ बिगर बेनिफिशियरी ऑफ दिस जीएसटी कट. मेरे हिसाब से lot of thematic funds should also attract lot of money. Clearly, consumption thematic fund is the biggest beneficiary. I think diversified funds can also do very well with this kind of saving which is coming in the market. जी सर, टाटा म्यूचुअल फंड की भी अगर हम बात करें तो इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर लोगों का फोकस बहुत ज्यादा है. लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेटर समझते हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाए. और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए और टाटा म्यूचुअल फंड को अगर इस इंडस्ट्री में रख के देखा जाए तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे सर? क्या अलग है टाटा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप हैं एसेट मैनेजर. हम चाहते हैं कि जब हम किसी एसेट मैनेजर से बात करें तो हम उस एसेट मैनेजमेंट फंड के फर्म के बारे में भी लोगों को इस बात से बताएं कि वो आखिर किस तरीके से अलग तरीके से काम करती है, अपने निवेशकों को क्या बेहतर देती है. सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाटा ग्रुप इज एक्चुअली इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड या सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कॉन्ग्लोमरेट होगा इंडिया में, विच इज हैज डीप रूटेड कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी, गवर्नेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग.
इस म्यूचुअल फंड की बात करो तो ऑलमोस्ट 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग मनी, यहाँ इसको 30 साल हो चुका है जहाँ, एंड 30 साल से वी हैव मैनेज्ड मनी विद हम्म। ऑनेस्ट, कंप्लीट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. In terms of performance, yes, Tata Mutual Fund has been the fastest growing mutual fund now with our asset size ranked around 9th and 10th सब म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो तो, एंड रीजन सिंपल है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस व्हाट वी हैव जो हमने डिलीवर किया है लास्ट फ्यू इयर्स में, एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द ग्रुप एंड द म्यूचुअल फंड. सो आई थिंक अगर इन तीनों को पॉइंट को जोड़ा जाए तो डेफिनेटली टाटा म्यूचुअल फंड एज अ हाउस विल कंटिन्यू टू डू वेल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर फिलोसफी. अगर आप देखो तो हमारा फिलोसफी गार्प का फिलोसफी है, विच मीन्स हम जो बाय करते हैं वो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस है. ना हम डीप वैल्यू को बाय करते हैं, ना हम एक्सट्रीम ग्रोथ को चेस करते हैं. तो हम्म। दैट अगर आप देखो तो हमारा थीसिस और हमारा स्ट्रेटेजी हैज डन वेरी वेल इन लास्ट फ्यू इयर्स, एंड क्लियरली द परफॉर्मेंस हैज बीन देयर. सो द होल आइडिया ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड इज दैट कि हमको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना है, विच मीन्स ओवर द इयर्स वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट. ये नहीं हो कि एक साल में वी डू वेरी वेल एंड सेकंड ईयर में हम बहुत ही बुरा करें, बट द होल आइडिया इज दैट कंसिस्टेंसी इज क्रिटिकल. आई थिंक वेल्थ बिल्डिंग में अगर आप देखो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग इज वेयर व्हाट जो आपको बहुत सारा वेल्थ बनाती है. एंड आई थिंक हम वही थीसिस पे हम काम कर रहे हैं. जी। सर, इस टर्म्स में मैं आपसे एक बार आर्बिट्रेज फंड्स के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि टाटा म्यूचुअल फंड की जब नाम आता है तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन सर, ये जो फंड आजकल बहुत ज्यादा फोकस में आए हैं, लोगों के जुबान पे जो नाम है, इसके बारे में बेसिकली आपसे समझना चाहती हूँ कि आर्बिट्रेज फंड्स जो है वो बेसिकली क्या है, और अट्रैक्शन जो है वो तेजी से गेन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी इतना ही स्कोप है? तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और काफी क्रिटिकल फंड है. दी द स्कीम और दी आर्बिट्राज फंड एज अ कैटेगरी अगर आप देखो तो रफली 3 सवा 3 लाख करोड़ का कैटेगरी हो गया, हम्म। विच इज वेरी वेरी लार्ज नाउ. आप पहले जस्ट नंबर्स में बात करते हैं. पहले कोविड से ले लीजिए. कोविड में ये इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की हुआ करती थी, अब रफली 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हुई. सो आपका पॉइंट वैलिड है कि बहुत पैसा आ रहा है ये कैटेगरी में. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक मार्केट उसी पेस में बढ़ रहा है तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी रफली 8 या 9 हजार करोड़ का 9 हजार का पॉइंट का लो बनाया था निफ्टी ने कोविड में. आज निफ्टी अराउंड 25,000 करोड़, तो रफली 3 टाइम निफ्टी हो चुका है. सिमिलरली आप देखोगे तो आर्बिट्राज फंड रफली 3 to 4 times ग्रो हुआ है इन टर्म्स ऑफ AUM. 3 लाख करोड़ में से आप अगर आप अज्यूम करो तो 2,10,000 करोड़ आपका इक्विटी में आता है, बाकी आपका मार्जिन और सब होता है. तो रफली 3 टाइम इन लाइन ग्रो हुआ है जैसे मार्केट ग्रो हुआ है. सो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री बहुत ये कैटेगरी बहुत बड़ा हो गया. इनफैक्ट कैटेगरी में बहुत जगह है अभी भी पैसा लेने के लिए. तो अभी ये हो गया आपका कैटेगरी में, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इससे ज्यादा कितना पैसा और ये इंडस्ट्री ले सकती है. आई थिंक मेरे हिसाब से जब तक मार्केट चल रहा है ये इंडस्ट्री में और पैसा आ सकता है और ये सेक्टर में और पैसा आ सकता है. नाउ आर्बिट्राज फंड इन जनरल होता क्या है? हम्म। आर्बिट्राज फंड अगर आप कंपेयर करो तो इंडियन इंस्टेंस में होता कैसे है कि आपका आप एक इक्विटी, अगर आप एक स्टॉक का इक्विटी शेयर लेते हो तो उसके सामने आप एक फ्यूचर शॉर्ट कर लेते हो, विच मीन्स आपका पोजीशन जो है वो कंप्लीटली हेज रहता है. तो आपको कोई प्राइस रिस्क नहीं होता. चाहे आपका वो पर्टिकुलर स्टॉक आपका ऊपर जाए तो आप इक्विटी में पैसा बनाओगे, आप फ्यूचर्स में लॉस करोगे. अगर आपका वो स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आप फ्यूचर्स में लॉस करते हो, इक्विटी में सॉरी फ्यूचर्स में प्रॉफिट करते हो और इक्विटी में आप लॉस करते हो. सो नेट नेट आपको प्राइस रिस्क नहीं है. इनफैक्ट जो आपका जो डिफरेंस है, बेसिकली आपने जब इक्विटी लॉन्ग किया और जो फ्यूचर शॉर्ट किया, उसमें जो फ्यूचर्स प्रीमियम में चलता है वो जो आपका डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है और वो आपका प्रॉफिट सिक्योर्ड है. सो इन जनरली आपका जैसे आप ट्रेड करते हो आपका प्रॉफिट इन जनरल आपका प्रॉफिट लॉक्ड इन हो जाता है और वो प्रॉफिट आपको एक्सपायर पे रियलाइज होता है. नाउ इन थियोरी देखो तो इस पे कोई प्राइस रिस्क नहीं है, एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्क इट इज कंपेरेबल टू लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट. प्लस बिकॉज ये आपका इक्विटी टैक्सेशन लगता है इसमें, इट हैज द बेनिफिट ऑफ इक्विटी टैक्सेशन, विच मीन्स आपके एनीथिंग विच यू होल्ड फॉर, आप जो एक साल के ऊपर होल्ड करते हो उस पर आपको 12% टैक्स लगता है. एनीथिंग बिलो 1 ईयर आपको 20% टैक्स लगता है. सो क्लियरली इसमें टैक्स एडवांटेज है इस फंड में. एंड द गुड पार्ट इज दैट इसमें लीनियर रिटर्न्स होने की बहुत पॉसिबिलिटी है. इसको वॉलेटाइल मार्केट होता है तो इट एक्चुअली बेनिफिट्स. अगर आपका मार्केट ऊपर तेजी कर रहा है तो भी ये बेनिफिट करता है. एकदम एक्सट्रीम बेयर मार्केट सिनारियो होगा लाइक कोविड, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इज व्हेन यू शुड वरी अबाउट
इस फंड में इन्वेस्टमेंट, बट इन जनरली ऑन अ 3 मंथ रोलिंग बेसिस में इस फंड में आज तक कभी कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है। सो क्लियरली बेनिफिट फ्यू, इफ आई जस्ट सम अप, इसमें बेनिफिट्स क्या है? वन, इट टेक्स केयर ऑफ योर, इट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ लीनियर रिटर्न। आपका लीनियर रिटर्न होता है, इट इज इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज वेरी मच कंपेरेबल टू लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट। अगर आप देखोगे तो इसमें टैक्स एफिशिएंसी है, एंड इसको इसको इंटरेस्ट रेट, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट इसमें बहुत कम है वर्सेज आपके लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट में। सो क्लियरली दिस आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द आर्बिट्राज फंड. In generally, arbitrage funds have delivered very, very good return last 1 year में. It has delivered anywhere close to eight quarter in general. Or I think this year also it is continuing to deliver way better returns than the comparable categories. My only point is अगर आपका पैसा कहीं सेविंग बैंक में पड़ा है, कहीं आपको री इन्वेस्टमेंट रिस्क लग रहा है जिसमें आपको लीनियर रिटर्न चाहिए, आई थिंक आर्बिट्राज फंड्स एज अ कैटेगरी स्टैंड्स टॉल फॉर यू फॉर योर इन्वेस्टमेंट. सो इस कैटेगरी को तो आप यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. ये आपके आपके हमेशा ये दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये कैटेगरी में है जहां आपका रिस्क कम है बट रिटर्न्स आपके काफी लीनियर रहते हैं इसमें. जी सर, वैसे टाटा म्यूचुअल फंड के रडार पर अभी कुछ सेक्टर्स हैं क्या जो अभी फोकस में रखने चाहिए इस रिफॉर्म के बाद? सो क्लियरली अगर आप देखो तो ये रिफॉर्म में अगर आप देखो तो व्हाट हैज बीन डन. सो बेसिकली इसमें क्या क्या है, लॉट ऑफ एफएमसीजी कंपनीज के टैक्सेशन हैज कम डाउन. क्लियरली आइडिया वाज वेरी सिंपल के कंजम्पशन बूस्ट करना है, तो वो एकदम सिंपल था कि अगर आप एफएमसीजी के प्राइसिंग को नीचे करते हो तो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड सेक्टर. अगर आप देखो तो हम्म। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आई थिंक एफएमसीजी और सिंपली कंज्यूमर पैक इन जनरल इज ऑन द रडार. इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट किसको हो सकता है? बैंकिंग हो सकता है. सी बैंकिंग में एक तो रेट कट्स हैव हैपेंड दैट विल बूस्ट द कंजम्पशन इन वन पार्ट. सेकंड, आपका ये जीएसटी कट हुआ है, दैट विल आल्सो बूस्ट द कंजम्पशन. सो बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन सबका कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस इज बैंकिंग. सो क्लियरली बैंकिंग इज वन सेक्टर जो हमारे है. थर्ड, आई थिंक व्हाट इज आल्सो क्रिटिकल जो लोग नहीं देख रहे वो है टूरिज्म. वन, आपका 7,500 रुपीज के रूम्स के नीचे आपका जीएसटी कट हुआ है. सेकेंड इज दैट जब आप लोगों इन्वेस्टर्स के हाथ में पैसा बचता है या कंज्यूमर के हाथ में पैसा बचता है, आई थिंक पीपल फर्स्ट थिंग पीपल वांट टू डू इज कि कहीं तो टूरिज्म करे, कहीं घूम के आए. तो आई थिंक दैट टूरिज्म सेक्टर इज आल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट. Also important is the infrastructure and the manufacturing. I think with Make in India, reduction in the infra products and all, I think मेरे हिसाब से infra and manufacturing will do. I think digital or from IT is one where we are still not convinced क्योंकि IT का अर्निंग एंड फार्मा का अर्निंग यूएस पे बहुत डिपेंडेंट है, तो टैरिफ विल प्ले. बट बेरिंग दिस टू सेक्टर, आई थिंक डोमेस्टिक स्टोरी रिमेन्स वेरी वेरी स्ट्रांग. तो आई वुड से कि आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आप ले लो या एफएमसीजी, बैंकिंग, टूरिज्म आर वन सेक्टर्स वेयर वी लुक. आई थिंक एक और है वो है कैपिटल मार्केट्स. आई थिंक विद दिस डूइंग, if capital markets will also see the amount of boost, I think that sector can also do very well. So these are the ये few sectors है जहाँ टाटा म्यूचुअल फंड एज अ हाउस पॉजिटिव है. जी सर, एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब हाथ में पैसा बच रहा है तो लोग इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे, इक्विटी फंड्स में निवेश आने की उम्मीद की जा रही है. अभी अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो बेसिकली आपसे समझना चाहेंगे कि इक्विटी और डेट फंड्स दो ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर ज्यादातर निवेश होता है. यहाँ पे एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए? आइडियल एसेट एलोकेशन इन दोनों फंड्स में क्या होना चाहिए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पे? सो देखिए सिंपल है, स्मार्ट एसेट एलोकेशन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग. मतलब अगर आपके पास पैसा है और आपने ढंग से उसको एसेट एलोकेट किया है तो वो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कहा जाता है. अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तीन होती है. एक आपका गोल कि आपको कितना पैसा करना है, आपका रिस्क कितना है, और आपका टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट पे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, कि आपको कितना पैसा कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है. जितना आप लंबा पैसा रखते हो उतना आपका कंपाउंडिंग होते रहता है. सेकेंड पार्ट इज टॉलरेंस, इज बेसिकली आप कितना वॉलेटिलिटी कैप्चर कर सकते हो आपके स्टमक पे, और हाउ मच वॉलेटिलिटी कैन यू हैंडल. सो बेसिकली आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा इक्विटी का रिटर्न एक्सपेक्टेड कर सकते हो. आपको रिस्क आपके डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो आप रिस्क, तो यू हैव फंड जो आप थोड़ा लेस रिस्की है लाइक आर्बिट्राज, जिसमें आपको लीनियर रिटर्न आता है. बट ऑब्वियसली इक्विटी फंड से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. एंड सेकेंड इज दैट कि आपको आपका ये गोल क्या है, कि आपको कितना पैसा और किस किस की चीज के लिए चाहिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सिंपली देखो तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो जिनका जिनका टाइम होराइजन लंबा है, ऑब्वियसली उनके लिए इक्विटी
फंड्स में वो लोग ज्यादा पैसा डाल सकते हैं। सो मैं एक बॉल पार्क फिगर लेता हूँ कि अगर आपके पास हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है तो मे बी 70% इक्विटी 30% डेट रख सकते हो। समवन हु इज इन मिडल के आपको लीनियर रिटर्न चाहिए और सॉर्ट ऑफ थोड़ा सम अमाउंट ऑफ इक्विटी सम अमाउंट ऑफ डेट, तो दे आर जो जिनको हम बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स कहते हैं, मे बी 50% इक्विटी 50% डेट। एंड जो एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिनकी अर्निंग ही इस पे डिपेंडेंट है कि मेरे को या तो डिविडेंड्स आए या मेरे को एस टी या सिस्टमेटिक मेरा विड्रॉल प्लान हो, मेरे को लीनियर रिटर्न चाहिए, मेरे को इक्विटी में कोई रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए मे बी वी कैन हैव 30% इक्विटी 70% डेट सम अमाउंट ऑफ मनी इनटू आर्बिट्राज। One also important category which has grown now is basically gold ETFs. I think gold and silver ETFs. I think जैसे जैसे world over banks countries are buying gold. I think gold in a long run जो historically 7-8% return दिया करता था, with currency depreciation now, I think मेरे हिसाब से that can also do a decent return, compounding return in the few years. So I think gold definitely can have little bit also exposure of your portfolio. But मेरा एक ही point है कि कोई भी प्रोडक्ट में यू नीड टू डाइवर्सिफाई वेल। तो अगर आप किसी में डाल रहे हो तो आई थिंक डाइवर्सिफाइड फंड्स आर स्टिल बेटर ऑफ नाउ। बट रीहाइड्रेटिंग देयर इज नो सिंगल फिट फॉर एन इन्वेस्टर। मतलब आज ये नंबर को आप बॉल पार्क लेके नहीं डाल सकते हो कि 70 मतलब 70। देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन चेंज योर एसेट एलोकेशन लिटिल बिट, बट वो डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट कितना और आपका रिस्क कितना है। कि अगर आपका एंड गोल है कि आपको घर लेना है 4 साल के बाद, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा एसेट एलोकेशन आपको मैनेज करना पड़ेगा। But the point is that very critical part is that के you need to be invested to become rich. That is very जी critical. So आप that is very so कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट हो उसको आप थोड़ा टाइम दीजिए। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। तो आप जितना समय दोगे आपके रिटर्न्स को उतने आपके रिटर्न्स कंपाउंड होते रहेंगे। जी सर, गोल्ड आपने मेंशन किया है, मैं सवाल भी पूछने जा रही थी आपसे। गोल्ड में निवेश बढ़ाने का समय है क्या? जिस तरीके से अभी गोल्ड के भाव चढ़ रहे हैं, ये भी माना जा रहा है कि अगर इतनी तेजी से प्राइस ऊपर जा रहा है तो निवेशकों के लिए ये बेनिफिशियल है। बट अभी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाना ज्यादा बेहतर होगा या फिर गोल्ड ईटीएफ्स? सो जैसे मैंने कहा कि देयर हैज टू बी एन एसेट एलोकेशन। आपको आप कोई भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली 100% नहीं डाल सकते हो। माय पॉइंट इज दैट कि यू नीड टू डाइवर्सिफाई। गोल्ड एज एन एसेट क्लास अगर आप देखो तो इट हैज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड सेफ हेवन आपके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। एक तो वन बिकॉज आप डोमेस्टिक गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका करेंसी डेप्रिसिएशन भी ये कैप्चर कर लेता है और इन्फ्लेशन कैप्चर कर सकता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या हो रहा है कि एवरी कंट्री में जहां भी करेंसी इनस्टेबल हो रही है दे हैव बॉट सम अमाउंट ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड में डिमांड हैज बीन फॉर फ्रॉम सॉवरेन मोर। Secondly, Indians love gold in terms of jewelry buying and all. So that is also a specific requirement, which means your need for gold will always be there in India. So my point is that के though I agree के गोल्ड हैज रन अप वेरी वेरी फास्ट। गोल्ड बहुत चल गया है लास्ट फ्यू डेज में या फ्यू मंथ्स में। बट अगर आप यहाँ से आप लमसम नहीं करो तो एसआईपी कर लीजिए। बट मेरा ये व्यू है कि सम अमाउंट ऑफ मनी एज एन हेज शुड गो इनटू गोल्ड। वन इट विल आल्सो हेल्प योर कंजम्पशन कि आपको 10 साल के बाद व्हेन यू विल नीड गोल्ड टू बाय फॉर योर ओन सेल्फ और गिफ्ट टू योर फैमिली मेंबर्स, you will always have some amount of investment into gold, and you will not be worried about the prices then. But you're right, rally काफी हो चुका है गोल्ड में, and hence I recommend a part of your investment आप थोड़ा सा investment गोल्ड में करिए but in an SIP mode that takes care of the there is no point which takes care of your averaging in terms of your investment. जी सर, चलते चलते एक सवाल जरूर, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो ऑडियंस है जो हमारे शोज देखते हैं वो यूथ से जुड़े हुए लोग हैं, यूथ है बेसिकली। और नए नए निवेश करने वाले लोग भी हमसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को किया जाए मार्केट में और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियोज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितने और कितने निवेश से शुरुआत करें, कितना अमाउंट निवेश करें और कब निवेश की शुरुआत करें? सही समय, क्या ये सही समय है मार्केट में निवेश करने का? कैसे पता करें कि ये सही समय है या नहीं है? और अगर स्टार्ट करना है किसी को निवेश, तो एक आइडियल अमाउंट क्या होना चाहिए? So I think to be very very honest, every time is a good time to invest, right? अगर यही क्वेश्चन आप मेरे को 4 साल पहले पूछते तो शायद आपको तभी भी यही लगता था। कोविड के पहले जब मार्केट एकदम स्टेगनेंसी में चला गया था तो यही सवाल था। पोस्ट मार्केट अगर आप कोविड के बाद देखो तो द रिएक्शन अक्रॉस द ग्लोब, एवरी मार्केट हैज रिकवर्ड वेरी वेरी फास्ट। ये सेम इश्यूज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था।
और आज देखो तो मार्केट आर वे हायर. सो क्लियरली माय पॉइंट इज दैट के फॉर ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स एंड फॉर ऑल न्यूअर इन्वेस्टर्स, थिंक लॉन्ग एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग. तो आप सिंपल है कि अब रियल वेल्थ कैन ओनली बी बिल्ट इन कैनॉट बिल्ट बी बिल्ट इन डेज, बट इट कैन बी बिल्ट इन डेकेड्स, व्हिच मींस आपको कोई भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करो तो यू शुड थिंक लॉन्ग टर्म एंड स्टे इन्वेस्टेड. बेसिकली दैट्स द होल आइडिया. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन के कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए. एवरी डे इज अ गुड डे टू स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट. तो आप जब भी स्टार्ट करो, मे बी आप एस आई पी से स्टार्ट करो. 5,000 रुपये से आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद एन एस आई पी विच यू नीड टू लेट इट ग्रो फॉर 20-30 years. आप सिंपली देखिए कि अगर इफ यू स्टार्ट योर जॉब नाउ, योर अर्निंग्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेविंग और योर सैलरीज विल स्टार्ट एट द लोएस्ट लेवल. अगर आप देखो तो आप सबसे लोएस्ट सैलरी पे स्टार्ट करते हो. आप ये अज्यूम करोगे कि इफ यू आर वर्किंग फॉर नेक्स्ट 20-30 years, theoretically your salaries will grow. So your SIP number should, in logic principle, should grow by that number, which means आप start 5,000 से करोगे, tomorrow your salaries, अगर आपकी सैलरी डबल हो जाए तो let the SIP go by 10,000. But you will be surprised by the magic of compounding, because आप जितना समय अंदर रहोगे and जैसे ही आपका पैसा कंपाउंड होगा, you you will be surprised at the number when you will see. In fact, you just need 1 or 2 good years in a bucket of 5 years to really accelerate your money or to increase your wealth. Second most important thing, जब आप एस आई पी करते हो, प्लीज एस आई पी को टाइमिंग मत करो. एस आई पी का लॉजिक ये होता है कि ये एवरेज ऑटोमेटिकली एवरेज करता है, विच मीन जब मार्केट नीचे जाता है आपका वही 5,000 रुपया विल गेट यू मोर यूनिट्स, बट जब मार्केट ऊपर आता है योर 5,000 विल गेट यू लेसर यूनिट्स, विच मीन्स ये ऑटोमेटिक खुद को एडजस्ट करके ये टाइम बैलेंस कर लेता है और ये मार्केट बैलेंस करता है. तो प्लीज मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए एसआईपी के. जैसी मार्केट नीचे जाता है आप एसआईपी रोक देते हो. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स, बिकॉज यू विल बी एक्चुअली डूइंग अ मिस्टेक. जब आप मार्केट नीचे जा रहे हो और आपका जब पैसा डालने का टाइम है तब आप कम पैसा डाल रहे हो. सेकंड इज दैट मार्केट का नॉइज आप कंप्लीटली इग्नोर कर दो. आप इसको भूल जाइए. यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन एन एसआईपी डेली. एंड सेकंड इज दैट थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, विच मीन्स यू नीड टू डू अ स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन इक्विटी, डेट, गोल्ड. एक बहुत सिंपल मैथ्स है कि आपका जो एज है, एज -100 इज योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट. अगर आप 30 में स्टार्ट करते हो तो यू शुड टेक 100 - 30. तो जो बचता है दैट शुड बी योर इक्विटी. जो जो आपका एज है दैट शुड बी योर डेट. दैट्स जस्ट अ वेरी क्रूड वे ऑफ डूइंग एन एसेट एलोकेशन. बट इन दिस सिनारियो का, आज के सिनारियो में यू हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज. आपको इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है, और ऑनेस्टली अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना तो थीमेटिक फंड्स भी है. आप यू कीप ऑन रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो, बट द पॉइंट इज दैट के रिव्यू इन द पोर्टफोलियो इन द सब टर्म्स ऑफ कि आपका थीम क्या चल रहा है, वेदर यू शुड लुक टू इन्वेस्ट दो थिंग्स, बट नॉट रिव्यू इन द टाइम इन द सेंस के अगर मार्केट करेक्ट हुआ है तो मैं मेरा एसआईपी रोक लूँ, एसआईपी स्टार्ट कर लूँ. आई थिंक टाइमिंग को इग्नोर करके यू शुड डू एंड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि अगर कोई ग्लोबल थीम कहीं ग्लोबली मार्केट में जेन्युइनली कोई बहुत बड़ा रेसेशन आ रहा है, then maybe you can look to book some profits there in time. But overall, small corrections, value correction mein, please, my humble request, don't try to time the market. I think SIPs work wonderfully well in the long run, and compounding is the biggest magic of this earth. थैंक यू शैलेश जी, आपके साथ जुड़ करके बहुत कुछ जानने को मिला है किस तरीके से हमें कौन से फंड्स को अभी रडार पे रखना चाहिए, किस तरीके के सेक्टर्स को रडार पे रखना चाहिए. और आर्बिट्रेज फंड एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती है, बट वो भी आपसे समझने को मिला. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Pleasure, ma'am. Thank you. थैंक यू.